नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद रेनोस। ईस्ट एशिया और पैसिफिक काफी समय से दुनिया के सबसे डायनामिक रीजन्स में से एक रहा है। ये ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन का एक शानदार इंजन रहा है, लेकिन आज इस इंजन को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी हो रही है, प्रोडक्टिविटी गेन्स कम हो रहे हैं, और अब ये रीजन इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए सिर्फ कैपिटल एक्यूमुलेशन और लेबर इंटेंसिव गुड्स के एक्सपोर्ट्स पर निर्भर नहीं रह सकता। वहीं दूसरी तरफ पूरे रीजन की गवर्नमेंट्स ग्रोथ बढ़ाने और ज्यादा प्रोडक्टिव जॉब्स क्रिएट करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी को एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में अपना रही हैं। लेकिन क्या ये सच में काम करती है, और किन कंडीशंस में? यही अप्रैल 2024 ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमिक अपडेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन द डिजिटल एज का सबसे बड़ा और केंद्रीय सवाल है। और हमारे शो में आपका स्वागत है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब आखिर होता क्या है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स ले जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन जैसी पब्लिक गुड्स में मौजूद गैप्स को पूरा करें, रेगुलेटरी बैरियर्स जैसी पॉलिसी फेलियर्स को ठीक करें और उन मार्केट फेलियर्स को एड्रेस करें जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को आगे बढ़ने से रोकते हैं। इस रिपोर्ट का जवाब है हाँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस के साथ। उस पर आने से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, क्योंकि मौजूदा सिचुएशन इस पॉलिसी डिबेट को पहले से कहीं ज्यादा अर्जेंट बना देती है। हाँ, डेटा साफ दिखाता है कि एक रियल शिफ्ट आ रहा है ना? ओवरऑल रीजनल ग्रोथ के 2025 में 5% रहने का अनुमान है, लेकिन 2026 में ये घटकर 4.2% रहने की उम्मीद है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि चाइना की ग्रोथ भी 5% से घटकर 4.2% तक आ रही है। इसकी बड़ी वजह वीक डोमेस्टिक डिमांड और प्रॉपर्टी सेक्टर की लगातार चल रही प्रॉब्लम्स है। और बात सिर्फ चाइना की नहीं है, रीजन के कई देशों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कमजोर है, क्योंकि कंपनीज अभी वेट एंड सी मोड में है और बड़े डिसीजंस लेने से पहले सिचुएशन को देख रही हैं। और ये स्लोडाउन ऐसे समय में हो रहा है जब बाहर से काफी सीरियस प्रेशर्स भी बने हुए हैं। मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के बाद नेचुरल गैस के बेंचमार्क इंडेक्सेस लगभग 90% तक उछल गए और क्रूड ऑयल की कीमतें 30% से भी ज्यादा बढ़ गईं। सोचिए, एक डिलीवरी ड्राइवर के बारे में, जिसकी मोटर बाइक ही उसकी रोजी रोटी का जरिया है। अगर फ्यूल की कीमतें अचानक 50% बढ़ जाए तो उसके घर की इनकम लगभग 3 से 4% तक कम हो जाती है। बिल्कुल, और इन्फ्लेशन का असर गरीब परिवारों पर कहीं ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा फूड और फ्यूल पर खर्च होता है। क्रूड ऑयल की कीमत में सिर्फ $20 बढ़ोतरी थाईलैंड में इन्फ्लेशन को 0.67 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ा देती है, जबकि चाइना में इसका असर सिर्फ 0.22 परसेंटेज पॉइंट्स होता है, क्योंकि उसके पास बड़े रिजर्व्स हैं। तो वल्नरेबिलिटी हर कंट्री में अलग-अलग होती है। मैंने देखा कि थाईलैंड, लाओ पीडीआर और मंगोलिया ऑयल इंपोर्ट्स पर काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं, जबकि मलेशिया और पपुआ न्यू गिनी जैसे नेट एक्सपोर्टर्स को एक्चुअली इसका फायदा होता है। हाँ, और म्यांमार, मंगोलिया और लाओपीडिया जैसे देश ओवरऑल सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है और रिजर्व्स भी कमजोर हैं। इंडोनेशिया या वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले उनके पास सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पॉलिसी स्पेस बहुत बहुत कम है। और फिर बात आती है ट्रेड की। यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ पुराने टैरिफ्स को हटाकर उनकी जगह एक ब्रॉड ग्लोबल 10% प्रोविजनल टैरिफ लागू कर दिया। बिल्कुल, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट झेल सकते हैं, और जो अनसर्टेनिटी है वो खुद ही काफी नुकसान पहुंचाती है। कंपनीज हायरिंग डिले कर देती हैं और वर्कर्स के टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स पर होने की संभावना 3 से 5 परसेंटेज पॉइंट्स तक बढ़ जाती है। लेकिन यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। एआई बूम शायद एक रियल लाइफलाइन साबित हो रहा है। 2024 में जेनरेटिव एआई में ग्लोबल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़कर $34 बिलियन तक पहुंच गया, और ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन इसका एक बड़ा हिस्सा अट्रैक्ट कर रहा है। मलेशिया इस रीजन में सबसे आगे है। वहां अभी करीब 700 मेगावाट्स के डेटा सेंटर्स ऑपरेशनल हैं और फ्यूचर के लिए 3000 मेगावाट से भी ज्यादा का प्लान्ड पाइपलाइन तैयार है। और ईआई रिलेटेड एक्सपोर्ट्स वियतनाम में जीडीपी के 32% तक पहुंच गए, जबकि मलेशिया में ये 34% थे। अब इसकी तुलना अमेरिका से कीजिए,
जहां ये सिर्फ 2% थे, और जापान से जहां ये 4% थे। ये सुनने में बहुत अमेजिंग लगता है, लेकिन इसका डिफ्यूजन लैग काफी बड़ा है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एआई हर जगह पहुंच चुका है, लेकिन डेटा दिखाता है कि इसका एक्चुअल अडॉप्शन अभी भी शुरुआती स्टेज में है। चाइना और थाईलैंड में मल्टीनेशनल कंपनीज की सिर्फ 13 से 17% सब्सिडरीज ही एआई इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि यूएस में ये आंकड़ा 37% है। और ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन में सिर्फ लगभग 10% जॉब्स ऐसी हैं जो एआई के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी एआई उन्हें रिप्लेस करने के बजाय उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, जबकि एडवांस कंट्रीज में ये आंकड़ा करीब 30% है। तो इससे हम फिर उसी मुख्य सवाल पर आते हैं, क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन गैप्स को कम करने और ग्रोथ बढ़ाने में मदद कर सकती है? रिपोर्ट कहती है हाँ, लेकिन एक क्लियर 3 पिलर फ्रेमवर्क के जरिए। तो पिलर 1 क्या है? पिलर 1 है फाउंडेशनल पब्लिक गुड्स। इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में इन्वेस्टमेंट करना। बेसिक एजुकेशन में ये रीजन अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए टर्शरी एजुकेशन और स्टेम स्किल्स पर बहुत बड़ा फोकस करना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले है ह्यूमन फाउंडेशन को मजबूत बनाना, और पिलर 2 है पॉलिसी फेलियर्स को ठीक करना, खासकर सर्विसेज सेक्टर में। बिल्कुल। ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन गुड्स ट्रेड में तो काफी ओपन है, लेकिन टेलीकॉम, फाइनेंस और क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज जैसी सर्विसेज में अभी भी काफी रेस्ट्रिक्शंस है। वियतनाम इसका एक शानदार एग्जाम्पल है कि सर्विसेज लिबरलाइजेशन से प्रोडक्टिविटी में कितने बड़े गेन्स हासिल किए जा सकते हैं। प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस को इतना सिंपल बना दे कि कोई लोकल टेक फर्म आसानी से ग्लोबल डिजिटल नेटवर्क से सीमलेसली कनेक्ट हो सके। और यहीं से हम पिलर 3 पर आते हैं, टारगेटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जरिए मार्केट फेलियर्स को एड्रेस करना। हाँ, लेकिन यही पॉलिसी मेकर्स के सामने असली चैलेंज आता है। टारगेटेड सपोर्ट जैसे सब्सिडीज के रिजल्ट्स मिक्स्ड रहे हैं। G20 इकोनॉमीज में जहां इंस्टीट्यूशन ज्यादा मजबूत है, वहां ये अच्छी तरह काम करता है, लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमीज में ये उतना इफेक्टिव नहीं लगता। क्योंकि प्रॉपर गार्ड रेल्स के बिना सब्सिडीज अक्सर परमानेंट बन जाती हैं। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि सनसेट क्लॉजेस होना जरूरी है, यानी पहले से तय एक्सपायरी डेट्स, जो ये रिव्यू करने के लिए मजबूर करें कि सपोर्ट अभी भी काम कर रहा है या नहीं। इसके साथ ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग और स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स भी होने चाहिए। इनके बिना सपोर्ट कुछ ही फर्म्स या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस तक सिमट कर रह जाता है। और इससे पहले से एस्टैब्लिश्ड कंपनीज और भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं, कंपटीशन कम हो जाता है और जिस इनोवेशन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, वही धीमा पड़ जाता है। या फिर इसका रिजल्ट पूरी तरह कुछ और ही निकल सकता है, जैसे सब्सिडाइज्ड लोन्स जो नई जॉब्स क्रिएट करने के बजाय नई मशीनरी खरीदने में इस्तेमाल होने लगते हैं। वाह! तो अगर एक स्टेप बैक लेकर देखें तो सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि भले ही ये रीजन अभी भी ग्लोबल ग्रोथ का लीडर बना हुआ है, लेकिन अब ये सिर्फ शॉर्ट टर्म स्टिमुलस या ब्रॉड प्रोटेक्शनिज्म पर भरोसा करके आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल, फ्यूचर अब एक ज्यादा स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड अप्रोच की मांग करता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले रिफॉर्म्स पर फोकस करके, ह्यूमन कैपिटल को एम्पावर करके और सर्विसेज सेक्टर को और ओपन करके, ये इकोनॉमीज एआई ड्रिवन वर्ल्ड में शानदार तरीके से ग्रो कर सकती हैं। अगर आज सही स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाएं, तो इनकी पोटेंशियल सच में बहुत बड़ी है। ओवर टू यू, रेनोस। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले, आपने जो सीखा है, उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं, और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे। हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।